नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। अनुकूल वैश्विक परिवेश और सामान्य से अधिक मानसून रहने की संभावनाओं के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ज्यादा रहने की उम्मीद। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा के अप्रैल अंक में जताई उम्मीद। देश के प्रमुख 8 बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ में इजाफा दर्ज किया गया। मार्च महीने में कोर सेक्टर की विकास दर 5.2% रही। फरवरी में ये 7.1% पर थी। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन शामिल है। प्रमुख उद्योग घराना गोदरेज के 2 हिस्सों में बांटने पर बनी सहमति। एक्सचेंज को दी जानकारी में आदि और नादिर गोदरेज को लिस्टेड कंपनियों को मिली कमान, तो जमशेद गोदरेज को विरासत में अनलिस्टेड कंपनियों और लैंड बैंक का अधिकार मिला। महाराष्ट्र दिवस पर आज बीएसई और एनएसई पर कारोबार नहीं। कल गुरुवार को खुलेंगे भारतीय शेयर बाजार। आज वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम $88 के करीब। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी, और हम आज फोकस में बात करेंगे भारत के ग्रोथ रेट की और जो दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। लेकिन बड़ी खबर तेल मार्केटिंग कंपनियों के हवाले से भी आ रही है। हर महीने पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट होती हैं। आज भी इनकी नई कीमतें जारी हो गई हैं। मई के महीने में कमर्शियल सिलेंडर में ₹19 की कटौती की गई। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। लगातार दूसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। आज से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1745, मुंबई में ₹1698, कोलकाता में ₹1859 और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो का होता है उसकी कीमत ₹1911 रहती है। बाजारों की बात करें तो आज गिफ्ट निफ्टी में वायदा जो कारोबार है उसकी हम बात करते हैं। 37 अंक नीचे 22,620 का स्तर दिखाई दिया गिफ्ट निफ्टी का। और जैसा कि आपको बताया हमने, आज मे डे के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में वायदा कारोबार में इस वक्त मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 27 अंकों पर, S&P 500 80 अंक नीचे, नैस्डैक में 325 अंकों की गिरावट दिख रही है। यूरोपीय बाजार में गिरावट का रुख है। लंदन का FTSE करीब 3% नीचे, फ्लैट। फ्रांस का CAC 80 अंक नीचे और जर्मनी का डैक्स 188 अंक नीचे। ब्रेंट क्रूड के भाव इस वक्त $88 के आसपास दिखाई दे रहे हैं और एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार इस वक्त दिखाई दे रहा है। निकी 216 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। हैंग सेंग और कॉस्पी में बढ़त है, लेकिन काफ़ी फ्लैट कारोबार आज के कारोबार। 87.86 का स्तर, कल के मुकाबले करीब आधे फीसदी की गिरावट ब्रेंट क्रूड के भाव में दिखाई दी। और अब वक्त चला है आज के फोकस का। अनुकूल वैश्विक परिदृश्य और सामान्य से अधिक मानसून रहने की संभावनाओं के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER ने अपनी मासिक रिपोर्ट जो कि अप्रैल अंक की आर्थिक समीक्षा है उसमें ये उम्मीद जताई है। NCAER ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 16 साल के उच्चतम स्तर पर हैं और UPI लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर। NCAER के महानिदेशक पूनम गुप्ता का कहना है कि सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान फिर से 7% से ज्यादा विकास दर हासिल कर सकती है। NCAER के मुताबिक GST संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 2017 में इसके लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। UPI लेन देन की बात करें तो मार्च में 13.4 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो इसकी शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सकल मुद्रास्फीति फरवरी में 5.1% से घट करके अब मार्च में 4.9% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सालाना आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों में बढ़ोतरी दिखाता है। दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच रेटिंग्स ने जहां भारत की विकास दर 7% रहने का
अनुमान जताया है। वहीं दूसरी ओर IMF, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.8% के विकास दर का अनुमान जताया है। और फोकस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अश्विनी महाजन जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। अभी NCR की रिपोर्ट से हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की। 7% की विकास दर जताई गई है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों ग्रोथ को लेकर के पक्ष और विपक्ष में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई लार्जेस्ट इकॉनमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको एक तमगे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कि जो ये ग्रोथ रेट अभी दिख रही है एजेंसीज में, अभी हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, उस पर आपकी क्या राय है? उसके बाद क्यों इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, केवल ग्रोथ रेट हाई ही नहीं है, लगातार जो एजेंसियां हैं उसको इम्प्रूव कर रही हैं। यानी जो पहले एजेंसी 6% बताती थी, फिर 6.5% बताना शुरू किया, 6.8% बताया, तो लगातार ये जो अनुमान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि जो पिछले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उपाय अपनाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए उपाय अपनाए गए हैं, जो बाकी क्षेत्रों के लिए हैं, वो अब फलीभूत हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मेरे जो रिसर्च के अनुसार लगातार हमारे हर क्षेत्र में जंप आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, और हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी बनते जा रहे हैं। जैसे फार्मा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता लगातार अभी बढ़ रही है, उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चाहे टेस्ला आए या ना आए, हमारे देश के जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं लगातार ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, मोबाइल फोन्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी उत्पादन बढ़ रहा है। वो परिलक्षित होता है हमारे ओवरऑल ग्रोथ रेट में। और इसलिए और ओवरऑल ग्रोथ रेट को जब हम देखते हैं तो उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि रिकॉर्ड GST कलेक्शन की आप बात बता रहे हैं, तो ये सारे जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इंगित करते हैं कि भारत जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वो उसका एक कारण है। एक ऐसे अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 में थी, आज हम टॉप 5 में आ गए हैं, तो वो उसका असर सामने दिखाई देता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है। एक राय ले लेते हैं शिशिर जी से। शिशिर जी, फ्रेजाइल 5 से कह रहे हैं टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाना अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है, लेकिन चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, इतनी बड़ी इकॉनमी है और इसमें अगर कोई भी लीड करता है इसको तो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होने में हमें काफ़ी समय नहीं लगेगा। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय, राजनीतिक बयानों पर तो मेरी कोई टिप्पणी करने का पद बनता नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी विमान की तरफ से आप देखिए इसे, एक विमान जब हवा में होता है तो उसके सामने एक टेलविंड होता है, एक हेडविंड होता है। टेलविंड का मतलब यह है कि आपको जिससे मदद मिलती है, और हेडविंड का मतलब है जो आपके लिए रुकावटें पैदा करती है, जिसकी वजह से आप जब हवाई जहाज में सफर कर रहे होते तो आपको टर्बुलेंस फेस करना पड़ता है। अब आपको इस समय यह समझना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो टेलविंड्स है वो काफी सकारात्मक है। चाहे वो निवेश की बात करें, चाहे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, या फिर आप अगर देखें कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र का जो है वो योगदान है। हाँ, एक चिंता जरूर है कि कृषि के मामले में थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत बुरे दौर में। अब अगर आप हेडविंड की बात करिएगा तो वहां पर देखिए जो वैश्विक संकट है, और वैश्विक संकट में हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है कच्चे तेल के भाव को लेकर के।
और वो परेशानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डाल सकता है। तो अभी के समय में हम देखें तो मैं फिर से विमान की एनालॉगी को अपनाना चाहूंगा कि टेलविंड्स हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। हेडविंड्स जो है वो उतने मजबूती तरीके से सामने नहीं आए जो हमारी विकास की प्रक्रिया को पटरी से उतार दें। तो अभी के समय में जब हम कह रहे हैं 7%, अगर पिछले 4 साल 4 कारोबारी साल से हुए हैं, और इस साल जो है 6.8% जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, एनसीएआर का 7% है, अलग अलग एजेंसियां 7% की बात करी, रिजर्व बैंक ने 7% की बात कही है। तो 7% के विकास दर के साथ साथ ये भी आपको देखना है कि क्षेत्रवार स्थिति क्या है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रहा है, उद्योग अच्छा कर रहा है, सेवा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, और कृषि में थोड़ी सी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो भी कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था एक बेहतर स्थिति में अभी नजर है। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, लेकिन कुछ दिनों पहले जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने अपने एक न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन है। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि ये होना ही है। अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी को मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी एक लेख उन्होंने लिखा था और मैं उसे कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक वो भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन 2047 से लेकर 1947 से लेकर 2024 तक भारत का तो विकास ही हुआ है। ठीक उसी तरह अब से लेकर के 2047 तक भले ही केंद्र में सरकार किसी की भी हो, 2024 की तुलना में 2047 में भारत अधिक विकसित होगा। मुद्दा यह है कि विकसित भारत की परिभाषा क्या होगी। होल्ड। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के जो जीडीपी पर दिए गए बयान है उस पर पलटवार करते हुए कहा कि ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि देश को सही समय पर सही नीतियों की दिशा देनी होती है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ अपने आप होती तो 2004 से 2014 के बीच में भारत 12वीं पोजीशन से 10वीं पोजीशन पर आने में इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती, जबकि 2014 से 24 के बीच में भारत 10वें पायदान से अब 5वें पायदान पर आ चुका है। Former finance minister is trying to create an impression which is completely untrue. It's not a mathematic inevitability. You need effort. You need a visionary leader. You need to stop corruption. You need to make sure that skills are available for our students. You need to make sure that administration functions in delivering the welfare schemes for the common people. You need to make sure that the poor get their due. You also need to make sure that businesses have an environment in which they can grow. And businesses are not always big businesses, MSMEs, for whom Prime Minister Modi's government has done a lot. चलिए फिर से वापस इस चर्चा पर चलते हैं। अश्विनी महाजन जी हमारे साथ बने हुए हैं और शिशिर सिन्हा साहब भी बने हुए हैं। अश्विनी जी, चिदम्बरम साहब कहते हैं कि ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है और कोई भी होता तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, लेकिन एक और उनका बयान बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से जो हमें दिखाई दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने तब रोड मैप बनाया था तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी का और उसका लक्ष्य दिया था शायद 2043 का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो और अभी हम कोशिश कर रहे हैं शायद 2025 में या 2027 में 28 में शायद थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए, ऐसे बहुत सारे अनुमान कहते हैं। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है कि हम इतने बड़े हैं कि ऑटोमेटिकली हम तीसरी पायदान पर पहुंच ही जाएंगे? देखिए, इसके लिए हमें पूर्व के जो ग्रोथ के अनुभव है उसको देखना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि यूपीए के दौरान जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 8.6% एनुअल था और ख़ास तौर पर ज़्यादा हमें दिखाई दिया इन्फ्लेशन वो 2011-12 के बाद, और उसके कारण इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, ग्रोथ में हम बहुत नीचे चले गए। अब आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में जो इन्फ्लेशन है वो काबू में रखी गई 3 से 3.5% पहले कुछ 6-7 साल में, और उसके बाद कोरोना के बाद के जो कालखंड है उसमें थोड़ी इन्फ्लेशन को वृद्धि मिली है, वो भी 5 और 6% के बीच में है, और वो एवरेज जो इन्फ्लेशन आ रही है वो 5.6% है। जो इन्फ्लेशन रेट कम होने के कारण ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब इन्फ्लेशन कम होती है तो निवेश ज़्यादा होता है, विकास ज़्यादा होता है। दुनिया भर के जो देश हैं, जो अभी शिशिर जी बात कर रहे थे, दुनिया में एक
एक नेगेटिव माहौल ग्रोथ के प्रति बना हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, सब देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए। और एक जमाना था कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7% का अंतर था, अब मात्र 1% का अंतर रह गया है। 6.5% हमारा है, उनका 5.5% है। यानी कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक इनएविटेबल टाइप ऑफ ग्रोथ नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स होते हैं, और एफर्ट्स में फिस्कल पॉलिसी का एक विशेष महत्व होता है। खासतौर पर सरकार अपने खर्चों पर काबू रखे, फिस्कल डेफिसिट को काबू रखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रखे, ये सब बहुत जरूरी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और जैसे ही अवसर मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो इसका हमें बहुत बड़ा असर हमारे ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एक तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, इसके साथ ही साथ जो माइक्रो लेवल पर जो काम हो रहे हैं, जो पीएलआई स्कीम के तहत जो जिन भी वस्तुओं में हमारी निर्भरता चीन पर थी, बाकी मुल्कों पर थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। मैंने अभी जिक्र किया एपीआई का, हमारा जिक्र किया मोबाइल फोन्स का। ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में हम अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उसका असर ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। इट इज नेवर ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक होता तो क्या हम पहले 30 वर्ष जो हमारे स्वतंत्रता के बाद के थे, क्या हम 3.5% ग्रोथ पर होते? मैं ये प्रश्न आपसे और आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूँ। सुशील जी, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है वित्त मंत्रालय को कवर करने का, चिदम्बरम साहब को भी आपने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कवर किया है, पिछले 10 साल से आप यूपीए को देख रहे हैं, कैसे आप देखेंगे जब आप पूरी कवरेज को आप एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको 10 सालों में यूपीए के वर्सेस 10 सालों में एनडीए के, अगर मोटे तौर पर देखें तो? देखिए, जो सबसे बड़ा अंतर है वो इस समय में जो मेरी अपनी व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन है वो है कि एक पॉलिसी में स्टेबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी निवेशक के लिए। देखिए, अभी प्रोफेसर सर ने ये बात बड़ी अच्छी कही कि महंगाई दर अगर कम हो तो उससे रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो काफी बढ़ जाता है, और ये किसी भी निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो निवेशक ये भी देखता है कि क्या उस देश में नीतिगत स्थिरता है कि नहीं। तो देखिए, हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसमें कई डीज का बड़ा रोल है। एक तो आपका जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी है, दूसरा जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तीसरा जो है आपका डाइवर्सिफाइड डिमांड है, और जो चौथा जो है वो डिसिसिवनेस है, यानी कि आप कितने ज्यादा निर्णायक होते, कितने ज्यादा आपके फैसले आपकी नीतियों में जो है निर्णायक स्थिति देखती है, और सबसे बड़ी बात है कि स्थिरता है कि नहीं। मुझे लगता है कि जो पिछले 10 साल का अनुभव है और उसके पहले के सालों का देखें तो एक ये बड़ा बदलाव जो हमने महसूस किया कि नीति बन रही है, और नीतियों में अस्थायित्व। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक खास सहयोगी की वजह से आपने नीतियों में बदलाव कर दिया। ये परिस्थितियां हमने बीते उस सरकारों के दौरान देखा कि जब आपकी गठबंधन की सरकार होती है तो सहयोगी दलों का एक कह लीजिए कि दबाव इतना होता है कि आपको नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। ये 10 वर्षों में ये सबसे अच्छी बात ये रही कि वो बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सबसे अहम था। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आपने जो मूल प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैं दे सकूं। अश्विनी सर, एक लेकिन बार बार आरोप लगाया जाता है, मुझे लगता है हर सरकारों पर आरोप लगते रहे कि ये ग्रोथ हुई है, चाहे यूपीए में हुई या फिर एनडीए में हुई, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ रही। रोजगार में उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बार बार चिदम्बरम साहब भी कह रहे हैं कि भाई रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है जॉब में, जितना भी आप ग्रोथ दिखा रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। क्या वाकई ऐसा है क्या कि हम रोजगार के मोर्चे पर फेल हुए हैं एक बार फिर से? जैसे पहले आरोप लगते थे, आज भी वो आरोप उतने ही सही हैं? मुझे लगता है कि रोजगार के गणना में, रोजगार के कॉन्सेप्ट में ही कहीं ना कहीं खामी है। जबकि देखिए, जब भी रोजगार कैसे बढ़ता है ये समझने की जरूरत है। रोजगार बढ़ता है जब छोटे उद्योग, छोटे लोग जो काम करते हैं, कम आमदनी वाले लोग, वो ज़्यादा रोजगार देते हैं लोगों को, और जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हैं उनमें रोजगार कम होता है। जब आप मुद्रा के स्कीम के माध्यम से ज़्यादा लोगों को ऋण देते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, तो स्वाभाविक है उनका रोजगार बढ़ता है। दूसरे, अब आप ये देखिए कि 4 करोड़ घर बने, तो क्या वहाँ रोजगार निर्माण नहीं हुआ? इतनी बड़ी मात्रा में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ रोजगार निर्माण नहीं हो रहा? क्या जब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, निवेश हो रहा है,
और जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, तो क्या वो बढ़ते हुए रोजगार की ओर इंगित नहीं करते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि रोजगार के जो डाटा कलेक्शन है उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि पता चले कि वास्तव में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका असर हमारे एम्प्लॉयमेंट पर कैसे हो रहा है। अभी हम मात्र एक किसी संस्था के रोजगार के आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं, और सरकार की तरफ से जो रोजगार के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो भी अभी पूर्णतया परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के बारे में स्थितियां क्लियर करने के लिए हमें लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो कहीं पर भी ये इंगित नहीं करते हैं कि रोजगार निर्माण नहीं हो रहा है। मेरे पास वक्त इतना ही है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और शशि सिन्हा जी आपका भी शुक्रिया इकॉनमी टूर में वक्त देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ में लगातार इजाफा देखने को मिला है। मार्च की ग्रोथ अगर हम देखें तो 5.2% रही है। हालांकि अगर हम बुनियादी उद्योगों की ये ग्रोथ फरवरी में देखें तो ये 7.1% के स्तर पर थी। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन शामिल हैं। बीते वर्ष मार्च में ये 4.2% के स्तर पर थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से जानकारी मिली है। इन क्षेत्रों के उत्पादन की वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% रही, जो इससे पहले 7.8% के मुकाबले थोड़ा कम है। गौरतलब है कि देश के औद्योगिक उत्पादन यानी IIP में इन 8 प्रमुख क्षेत्रों का योगदान 40% से ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। एक साल पहले इन क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि के मुकाबले मार्च में कच्चे तेल, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में वृद्धि दर बढ़कर के 2%, 10.6% और 8% हो गई। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर अपने गाइडेंस नोट को अपडेट किया और इसका दायरा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFC तक भी बढ़ा दिया। 2005 के ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर गाइडेंस नोट में केवल कमर्शियल बैंक शामिल थे। RBI का कहना है कि गाइडेंस नोट का मकसद किसी भी रेगुलेटेड संस्था में रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना, ताकि ऐसी समस्याओं का संस्था और ग्राहकों पर कम से कम असर हो। 127 साल पुराना गोदरेज परिवार अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। बंटवारे के लिए एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर के बाद जारी बयान के मुताबिक आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्री का अधिकार मिला। आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को गैर सूचीबद्ध कंपनी गोदरेज एंड बॉयज का मालिकाना हक मिलेगा। इन दोनों को गोदरेज एंड बॉयज से जुड़ी कंपनियों के साथ साथ मुंबई में बड़ा भूखंड और महत्वपूर्ण संपत्ति भी मिलेगी। अदानी समूह के लिए सबसे अधिक लाभ देने वालों में से एक अदानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को केयर रेटिंग्स ने AAA रेटिंग में अपग्रेड किया है। यह भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी को दी गई उच्चतम संभावित रेटिंग है। यह साख के सबसे मजबूत स्तर और निवेशकों को चुकाने की क्षमता का संकेत देती है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने अपनी पत्नी की कैंसर की बीमारी को इसका आधार बनाया है। बंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ इस याचिका पर 3 मई को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि नरेश गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपए की लोन की हेराफेरी की थी। म्यूचुअल फंड्स में फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए सेबी ने कई कदम उठाने की जानकारी देते हुए बताया कि सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल बोर्ड के लिए नियमों में बदलावों का फैसला किया है। इसमें किसी भी गड़बड़ी की संभावना की पहचान और उसकी रोकथाम के लिए मैकेनिज्म जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही बैठक में सेबी ने इक्विटी पैसिव फंड्स के लिए निवेश नियमों में भी राहत देने का ऐलान किया है। ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के अपने नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब आधा होकर 5,487.92 करोड़ रुपए रह गया। एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना में कंपनी के मुनाफे में 49% की गिरावट आई है। सरकारी तेल रिटेलर कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष की समान अवधि में 10,841.23 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इंडियन ऑयल रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि पिछली तिमाही की तुलना में भी कंपनी का मुनाफा घटा है। दिसंबर तिमाही में इंडियन ऑयल ने 9,224.85 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। नवजात शिशुओं, माताओं और बच्चों के लिए मल्टी चैनल रिटेल प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को अपने IPO के लिए फिर से दस्तावेज का मसौदा सौंपा है। सेबी ने कंपनी के प्रमुख आंकड़ों को लेकर अधिक स्पष्टता के लिए कहा था। पुणे की यूनिकॉर्न कंपनी के अपडेटेड ड्राफ्ट एंड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक उसके IPO का आकार 1,816 करोड़ रुपए है। इसमें मौजूदा निवेशकों में से 5.4 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश भी है। कंपनी ने इससे पहले पिछले साल दिसंबर में अपना DRHP दाखिल किया था, जिसके बाद बाजार नियामक ने निवेशकों को बताए गए प्रमुख आंकड़ों पर सवाल उठाए थे।
दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों से इसका आकलन करने के लिए कहा है कि उनके नेटवर्क के कितने उपकरण ऐसे हैं जिन्हें विश्वसनीय स्रोतों से नहीं लिया गया है। यह स्व आकलन राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पुराने उपकरणों को बदलकर विश्वसनीय स्रोतों से खरीदे गए नए उपकरण लगाने से जुड़ी संभावित लागत का पता लगाने में मदद करेगा। दिसंबर 2020 में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश की घोषणा की थी। इसके तहत सेवा प्रदाताओं को केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही उपकरण खरीदना अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश जून 2021 में लागू हुआ था। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से नीतियों का उल्लंघन करने वाले 22.8 लाख एप्लीकेशन को हटा दिया है। कंपनी ने साल 2023 में ही नियम तोड़ने वाले मैलवेयर के लिए प्ले स्टोर से 3,33,000 खरब खातों को भी प्रतिबंधित किया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी विप्रो का कहना है कि उसे नोकिया से कई लाख डॉलर का एक सौदा हासिल हुआ है, जिसके तहत वह नोकिया की कर्मचारी सेवा डेस्क में सुधार करेगी और उसके कर्मचारियों के वैश्विक नेटवर्क को आबाद और वास्तविक गति वाला IT सहयोग प्रदान करेगी। विप्रो ने कहा कि इसका उद्देश्य होगा बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित और स्वचालित सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के अनुभव को बेहतर बनाना। तो कारोबार जगत की सुर्खियों में सिर्फ इतना ही। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी पूरी टीम लगातार आप तक जो कारोबार जगत की तमाम खबरें हैं उन तक पहुँचाने का काम करती रहेंगे और आज के फोकस में हम लगातार नई एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।